तो हेलो दोस्तों, आपका सबका स्वागत है हमारे शाह कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, पहला वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। कुछ एक दिन में ही हमको कुछ तो भी 70 व्यूज़ मिल गए थे। तो दोस्तों, इसी वजह से आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा मैं लाया हूँ प्लैनेटरी मोशन के बारे में, जो कि हमको केपलर के बारे में देखना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो मैं न्यूटन जी को थैंक्स बोलूँगा। और न्यूटन जी, थैंक यू, आपके ऊपर सेब गिरा और ग्रेविटेशन पे हमने वीडियो बनाया। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छा लगा वो वीडियो, हमको मालूम है। अभी हम जाएंगे प्लैनेट्स के पास, जो कि हमको देखना है प्लैनेटरी मोशन, जो कि केपलर्स का लॉ था। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ था, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज भी थी, मैं आपको बोलूंगा। लेकिन सबसे पहले ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम प्लैनेट्स के पास जाते हैं, मतलब स्पेस में जाते हैं। ठीक है, हाँ अभी ठीक लग रहा है। तो दोस्तों, पहले तो इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो ये मेरे बाजू में आपको साइंटिस्ट दिख रहे हैं, टोलेमी। तो ये जो टोलेमी थे, इन्होंने क्या बोला था, जो सबसे पहले स्पेस के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि अर्थ सेंटर में रहता है। क्या बोला उन्होंने? अर्थ सेंटर में रहता है, और जो भी प्लैनेट्स उसके मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, ये सब प्लैनेट्स अर्थ के आजू बाजू में रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, इवन सन भी रिवॉल्व होता है, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, लेकिन कुछ सालों बाद वो झूठ साबित हो गया। उसके बाद आए कॉपरनिकस आए। कॉपरनिकस ने ये बताया, कॉपरनिकस ने स्टेट एकदम सही किया था। उन्होंने ये बोला कि सन बीच में रहता है, ना कि अर्थ बीच में रहता है। क्या बोला मैंने? सन ये स्टेशनरी में रहता है, और बाकी के उसके आगे पीछे क्या होते हैं, सब रिवॉल्व होते हैं। आया समझ में? और फिर रिवॉल्व होते हैं, और ये सब चीजें यहाँ पे स्टॉप होते हैं। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए, टाइको ब्रैहे। ठीक है, टाइको ब्रैहे का ही कुछ चीजें, पूरे के पूरे चीजें किसने उसके जो भी डाटा था वो जो डाटा किया था टाइको ब्रैहे ने, 20 साल लग गए थे उसको, कितने 20 इयर्स लग गए थे उसको। वो पूरा डाटा किसने उठाया? सही कहा, केपलर ने, जिसके बारे में हमको अभी देखना है। तो केपलर के 3 लॉ थे, आपको ये उसकी स्टोरी तो मालूम पड़ गई है। अभी हम सीधा स्टार्ट करते हैं केपलर के 3 लॉ। तो आइए दोस्तों शुरू कर, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो आइए, केपलर का पहला लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। ये पूरा रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स पे ही पूरा इवॉल्व था। तो दोस्तों, जैसे कि हमको मालूम था कि कॉपरनिकस ने क्या बोला था कि जो भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कौन से इसमें होते हैं? सर्कुलर में होता है। किस में होते हैं? सर्कुलर में होते हैं। लेकिन कॉपरनिकस ने उसका पहला लॉ क्या बोला कि ये सर्कल में रिवॉल्व, सही कहा, नहीं होते हैं। सर्कल में रिवॉल्व ये नहीं होते हैं, ये रिवॉल्व होते हैं इलेप्टिकल में। अभी आप बोलेंगे सर इलेप्टिकल कैसे निकालते हैं? ये देखो मेरे बाजू में जैसे वीडियो बताया है, बस कुछ नहीं, ये ऐसे जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो ऐसे हमने जब वो डिवाइडर ऐसे पकड़ा है और उसको जब हम सिंपली ऐसे रोटेट करेंगे तो हमको इलेप्टिकल शेप मिलेगा। तो फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल था, जिसको हम केपलर का फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या था कि वो जो सेंटर था, ठीक है, सन ये फोकाई था। क्या बोलेंगे? सन जो था ये फोकस में रहता है। फोकस मतलब इन द सेंटर, और उसके आजू बाजू में जो प्लैनेट्स वो रिवॉल्व होते हैं, वो कौन से डायरेक्शन में होते हैं या फिर कौन से शेप में रिवॉल्व होते हैं? इलेप्टिकल शेप में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मूव करेंगे हमारे केपलर के सेकंड लॉ। अभी हमने पहला लॉ जैसे कि देखा, अभी हम देखेंगे केपलर का सेकंड लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। अभी जैसे कि हमने पहले लॉ में देखा कि जो सन के अराउंड सब प्लैनेट्स कैसे रोटेट होते हैं, सही कहा, इलेप्टिकल में रोटेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये एरियाज क्या है? ठीक है, तो बस सिंपली समझ लो कि सन से लेके जो प्लैनेट्स तक, क्या बोला मैंने? सन से लेके जो प्लैनेट्स तक जो एरिया है वो इक्वल ही रहेगा। क्या बोला? वो इक्वल ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक टाइम पीरियड ले लिया, फ्रॉम मार्च टू अप्रैल ले लिया, ठीक है, मार्च टू अप्रैल ले लिया हमने, तो उसको जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम किसको लगेगा? सही कहा, कोई भी 2 मंथ्स को उतना ही टाइम लगेगा। मतलब इसका जो क्या बोलते हैं हम, स्टेटमेंट क्या है? जो फोकस है, ठीक है, फोकस मतलब जो सन है वो स्वीप करता है इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या? वो स्वीप करता है। एरियाज कैसे होता है? इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जितना टाइम मार्च से अप्रैल में जाने के लिए अर्थ को रिवॉल्व होने के लिए लगेगा, उतने ही दिन या फिर उतना ही टाइम किसको लगेगा? दूसरे मंथ में उसको ट्रेवल होने के लिए। तो दोस्तों, बहुत सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अभी हम मूव करेंगे केपलर के थर्ड लॉ के पास। थर्ड लॉ, जिसको हम बोलते हैं द लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लॉ ऑफ पीरियड्स था, तो ये क्या होता है? इसने बस सिंपली स्टेट किया है t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³। अभी इसका मतलब क्या? ठीक है दोस्तों, तो जब सन जो बीच में रहता है उसके अराउंड जो भी प्लैनेट्स क्या होते हैं? रिवॉल्व होते हैं। वो
टाइम स्क्वायर मतलब टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम का स्क्वायर लगेगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने हैं a क्यूब के। अभी ये क्यू है क्योंकि इलेक्ट्रिकल शेप जो है वो 3 इसमें डिवाइड करता है, जैसे कि आपको बाद में फिगर में दिख रहा है, वो 3 इसमें क्या करता है उसको डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो बस बहुत सिंपल लॉज हमने देखे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ गया है और आपको केपलर्स के लॉ, तीनों लॉ विद हिस्ट्री आपको समझ गया है कि कैसे केपलर ने ये लॉज बनाए। ठीक है दोस्तों, तो अगला बहुत इंटरेस्टिंग हमारा और एक वीडियो होने वाला है जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिए दोस्तों। लेकिन भूलिए मत, अभी समरी आने वाली है